उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिव, स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आप सभी अपना रिटन एग्जाम देकर के और अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी अब आपका परिणाम आ जाए और आप साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया में लग जाएं। लेकिन आप लोगों में से बहुत ढेर सारे लोग जो कुल सचिव पद के लिए आवेदन किए हुए हैं, कुल सचिव के लिए भी आपकी बेसब्रियां हैं और कुल सचिव के अभी इंटरव्यू जो इधर होना था अब आपका जुलाई में है और जुलाई में इसका भी इंटरव्यू होगा, तो जुलाई महीना आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो लोक सेवा आयोग द्वारा अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवाया जाता है वो कंटिन्यू है, चल रही है। और मूल्यांकन के बाद अब आपके परिणाम आने की तैयारी रहेगी और इस परिणाम के साथ ही आप साक्षात्कार के लिए लगे। यद्यपि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि मूल्यांकन के पश्चात स्क्रूटनी और फिर रिजल्ट परिणाम आ जाएगा और परिणाम आने के साथ ही साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए बहुत से अधिक से अधिक आपको मिलेगा। 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन का समय मिल सकता है। फिलहाल ये आयोग का कार्य है, आयोग का कार्य आयोग कर रहा है, आपका कार्य आपको करना है। और इसी दिशा में देखिए, मेरिट के लिए लगातार आप लोग कह रहे हैं। मेरिट निश्चित रूप से 2007, 2014, 2018 में हुए एआर के परीक्षा के संदर्भ में इस बार की मेरिट कम रहेगी। मेरिट की संभावना इतनी कम हो जा रही है कि आपको विश्वास नहीं होगा और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो भी अपने आप में क्या रहेगी, आश्चर्यचकित करने वाली रहेगी। कुल मिलाकर के मेरिट वो नीचे रहना ही रहना है। ऐसी स्थिति में आपको बेहतर से बेहतर फायदा होगा और आप सभी जिनका भी पेपर थोड़ा सा अच्छा रहा है वह सब अपने इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी को और अपने पढ़ाई को और अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा करके चलते रहें। तो मान करके यही चला जा रहा है, जो कहा जा रहा था कि 270, 260 और भी कम आ जाएगी और हो सकता है 250 के आसपास भी आ जाए। कुल मिलाकर के मेरिट कम रहेगी, फाइनल जो मेरिट रहेगी वो भी कम ही रहेगी। बहुत लोग तो श्योर हैं कि हाँ आपका इतना होना है और इतने पर आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपने बिल्कुल झंडी गाड़ दी है, आपने कहते नहीं बिल्कुल हमने रख दिया है कि अब इतने पर रहना ही रहना है। ये आपका कॉन्फिडेंस है और उसी के इर्द गिर्द ही मेरिट रहेगी और आप उसमें अंतिम रूप से तो चयनित होंगे ही होंगे। देखिए, साक्षात्कार की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि इसमें बुकलेट आधारित जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है इसमें 3 बुकलेट को रखा गया है, बुकलेट 1, बुकलेट 2, बुकलेट 3। ये आपके कुल सचिव के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है और सहायक कुल सचिव के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए। और बुकलेट के साथ साथ आपका मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू जो होगा ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों रहेगा। ऑनलाइन के साथ आप अभी जहां से भी हैं आप जुड़ करके और इसको देते रहेंगे और ऑफलाइन आपको प्रयागराज में आकर के देना होगा पूरी पैनल के साथ। इसमें आपका पूरा पैनल होगा, पैनल में आपके सीनियर प्रोफेसर रहेंगे, सीनियर प्रोफेसर के साथ साथ आपके जो कुल सचिव रहे हैं और विश्वविद्यालय के वीसी रहे हैं, पूर्व में जो वीसी रहे हैं वो भी आपके इस पैनल में रहेंगे। कुल मिलाकर के जो इंटरव्यू होगा वो अपने आप में एक विशिष्ट रहेगा, शानदार रहेगा और आपके परिणाम के अनुकूल रहेगा, जिससे कि आप साक्षात्कार में जाएं और वहां धड़ाम करके आएं। मतलब साक्षात्कार को पूरी तरीके से आप
विजेता होकर के आए, क्योंकि जो बुकलेट तैयार की गई है बुकलेट इस तरीके से है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों बुकलेट में आपका सब कुछ आ जा रहा है, सारे विषय, सारे मुद्दे सब आ जा रहे हैं, पॉइंट वाइज आपको सब मिल जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये भी आपके लिए क्या है, रामबाण है, और इसी पर आधारित पूरा इंटरव्यू क्लास है। आज हम कुछ चर्चा करें, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, आपका मान लिया कुल सचिव का जो आपका इंटरव्यू, रजिस्ट्रार का साक्षात्कार है, रजिस्ट्रार के साक्षात्कार में कई ऐसे प्रश्न जो आपसे 100% पूछे ही जाने हैं। ठीक है, जैसे इस समय चल रहा है नैक प्रमाणन चल रहा है। ठीक है, तो नैक प्रमाणन के आधार पर प्रश्न 100% रहना ही रहना है, उसमें कोई शक नहीं है। और आपसे भी पूछा जाएगा कि अगर आपको विश्वविद्यालय का आपको रजिस्ट्रार बना दिया जाता है, अगर आप रजिस्ट्रार बन जाते हैं या आप सहायक रजिस्ट्रार बन जाते हैं, तो अपने राज्य विश्वविद्यालय को आप नैक प्रमाणन दिलाने के लिए क्या करेंगे? नैक प्रमाणन होता क्या है, किन आधारों पर नैक संस्था जो है विश्वविद्यालयों को, स्वायत्त जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, या आपके अन्य शैक्षणिक स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध और कार्यों को बढ़ावा दे रही हैं, शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास के लिए कार्य कर रही हैं, उनको नैक प्रमाणन दिया जाता है। तो किन आधारों पर दिया जाता है? यहां से प्रश्न आपसे रहेंगे ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम उन सारे टॉपिक पर जो आपके संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सारे टॉपिक पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से इसको लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जैसे पूछ लिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या समस्या, उत्तर प्रदेश की 5 समस्याएं बताइए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं क्या क्या हैं, मतलब ये एक तरीके से क्या हो जाए, उच्च शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं, उच्च शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं की विवेचना कीजिए। कैसे अब भारतीय युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे अधिक से अधिक आप प्रमोट करेंगे कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और उच्च शैक्षणिक जो रेशियो है कैसे बढ़ाए, विश्वविद्यालयों द्वारा कैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक जो सकल नामांकन अनुपात हो उसको कैसे बढ़ाया जाए। इससे जुड़े प्रश्न जो है आपके साक्षात्कार के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों पर आपको क्या करना होगा, बड़ा सटीक एक बौद्धिक उत्तर देना होगा, जिससे आपकी बौद्धिकता झलकने लगे, ये लगे कि हाँ आप ही हैं जो इस पद के लिए क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही हैं जो इस पद के समस्त जो गुण हैं और यहाँ के जो उत्तरदायित्व हैं, यहाँ की जो चुनौतियां हैं, उनको पूरा करने में आप सफल हो सकते हैं। तो क्यों हम आपका चयन इस रूप में करें? ये सारे प्रश्न आपके कहाँ रहेंगे, आपके बुकलेट में रहेंगे। तो आते हैं, देखते हैं, जैसे आप मान लिया हम यहीं से आते हैं, देखते हैं यूपी की 5 समस्याएं क्या क्या हैं। अब मान लिया पूछ लिया गया कि यूपी की 5 समस्याएं क्या हैं, और यूपी की शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। यूपी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता है, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वो क्या है, अभी भी हम विभिन्न राज्यों से बहुत पीछे हैं। तो कैसे आप इसको आगे बढ़ाएं? विशेष तौर पर आप तराई क्षेत्रों में देखिए, तराई क्षेत्रों में आप बहराइच को देखिए, आप बलरामपुर को देखिए, आप महाराजगंज देखिए, आप सिद्धार्थनगर को देखिए, आप कौसाम, आप जो है श्रावस्ती को देखिए। इन जिलों में शैक्षणिक जो रेशियो है, विशेष तौर पर हायर एजुकेशन के लिए जो रेशियो है बहुत ही कम है। आपको इनको सबको क्या करना है, बढ़ाना होगा। तो एक ऐसा फार्मूला आप तय करेंगे, एक ऐसा फार्मूला आप देंगे इंटरव्यूअर के पास के सामने, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है यूपी की 5 समस्याएं। अब जब आप यूपी की 5 समस्याएं बताएंगे तो आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, विविधतापूर्ण होना चाहिए, इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और जब 5 समस्याएं तो एक समस्या जरूर बताइएगा उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक समस्याएं। उत्तर प्रदेश, जैसे आपने ले लिया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है क्या है,
इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, कभी भी आप जनसंख्या वृद्धि को आप समस्या नहीं लेंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अपने आप में क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक मानव संसाधन है। तो आप मानव संसाधन को समस्या नहीं लेंगे, आप उसको एक रिसोर्सेज के रूप में लेंगे। जनसंख्या को आप एक रिसोर्सेज के रूप में, जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको अधिक से अधिक स्किलफुल बनाना है, और स्किलफुल बना करके आप उसको किस में बदल देंगे, उसको आप ह्यूमन रिसोर्सेज में बदल देंगे। और उसी ह्यूमन रिसोर्सेज की किसको जरूरत है, आज स्वयं उत्तर प्रदेश को जरूरत है। तो आपको ये बताना होगा वहां पर। जनसंख्या तो बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि सबसे पहले लोग क्या बताते हैं, यूपी की 5 समस्याएं, तो सबसे पहले लोग शुरू कर देते हैं उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक बेरोजगारी, ये सब बताने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है। एक डिप्लोमेटिक आंसर की तरह आप इसको पेश करेंगे, ना कि डायरेक्टली आप उसको आंसर की तरह पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की 5 समस्याएं क्या हैं? पहली समस्या को तो आप ले लीजिए कहां से, अनियोजित विकास से ले लीजिए। उत्तर प्रदेश का विकास क्या अनियोजित विकास है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं ले लीजिए। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो एक विकसित प्रदेश के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड जो है सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप पूर्वांचल को भी देख रहे हैं कि विकास के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। आप तराई व मध्य क्षेत्र को भी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी। तो कुल मिलाकर के विकास की जो स्थितियां हैं, ठीक है, वो कैसी है, अनियोजित है। एक प्लान वे में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। तो आप यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या क्या है, अनियोजित विकास की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसमें आप सब ले लेंगे। ठीक है, एक प्लान वे में, यद्यप आप जोड़ेंगे, देखिए, यद्यप वर्तमान सरकार इस विकास को नियोजित तरीके से करने पर बल दे रही है। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में तेजी से ग्रोइंग स्टेट के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है, सबसे अधिक जो है आपका जो मेट्रो रेल वाला राज्य बन गया है, सबसे अधिक इस समय आप देख रहे हैं जो वाटरवेज हैं उसमें बन गया है, सबसे अधिक रेलवे के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का बहुत तेजी से विकास। तो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश भर में ऐसा दूसरा राज्य है जो जहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक चेन्नई में, तमिलनाडु में, दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। ये वर्तमान सरकार, थोड़ा सा आपको इसलिए बताना होगा क्योंकि इंटरव्यू में आप जानते हैं सरकार का थोड़ा सा, क्योंकि आप सिस्टम में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा सरकार के बारे में बताना ही होगा कि हाँ सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और ये जो अनियोजित विकास है ना, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, एक नियोजित विकास में परिवर्तित हो सकता है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो आपको यहाँ पर इसको दूर करने के उपाय भी आपको बता देना है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या क्या है, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मानसून आधारित राज्य है। तो यहाँ की एक बड़ी समस्या क्या है, बाढ़ और सूखे की समस्या है। बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की बाढ़ और सूखे की समस्या है कि सूखा और बाढ़ दोनों आता रहता है और ये प्रभावित कर देता है, पूरे एग्रीकल्चर क्षेत्र को प्रभावित करता है। पूरा जो है आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र प्रभावित होता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर आप, अच्छा, इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है, सूखा और बाढ़ को दूर करने के लिए भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर नदी जोड़ो परियोजना का तेजी से विकास किया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, इसको बढ़ाने पर बल दे रही है। ठीक है, तो आप इसको भी देखेंगे। इसके अलावा सूखा और बाढ़ के लिए भी सरकार क्या कर रही है, बाढ़ रोकने के लिए भी विभिन्न प्रकार के जो डैम बनाए जा रहे हैं, नदियों की जो गाद की समस्या आई है, सरकार नदियों की सफाई करवा रही है। नदियों के तटों पर जो है पक्के तटों का निर्माण किया जा रहा है। उससे प्रभावित क्षेत्र हैं
वहां पर प्री प्लानिंग की जा रही है, बाढ़ से पूर्व ही वहां पर ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है जिससे विभिन्न प्रकार की नहरें निकाली जा रही हैं। नहरों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, बाढ़ के अतिरिक्त जलों का दूसरे क्षेत्रों में समावेशन किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास कर रही है, जिससे कि बाढ़ की स्थिति में अधिक से अधिक जनहानि और धन हानि को रोका जा सके और उसको संतुलित किया जा सके। ऐसे ही सूखे से रोकने के लिए भी सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर व्यापक तरीके से कार्य की है और उन क्षेत्रों में जहां बार बार सूखा आता है वहां पर आज आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल जो जल वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है और वहां पर अमृत तालाबों का निर्माण किया गया है और वहां जल संचयन की नई नई प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। वहां पर जो सिंचाई के साधन हैं डेवलप किए जा रहे हैं, नहरों को वहां लाया जा रहा है। इस जल संचयन के माध्यम से सरकार उसको भी दूर करने का प्रयास करे, आप वहां पर जोड़ देंगे। कुल मिलाकर के सरकार क्या है, इसको भी दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी और पलायन है। एक बड़ी समस्या रही है उत्तर प्रदेश की, बेरोजगारी और पलायन की समस्या रही है। वर्तमान सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप देख रहे हैं कि एक बृहत अभियान चलाए हुए है। चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप देखेंगे, सीएम पोर्टल पर, चाहे आप देखेंगे पीएम पोर्टल पर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सरकार प्रयासरत है। ऋण बिना किसी ब्याज मुक्त ऋण दिए जा रहे हैं और इसके माध्यम से लोग अपने स्वरोजगार को बढ़ाए जाने पर बल दे रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के लोग किसी दूसरे देश में न जाने पाए बल्कि स्वयं से अपने रोजगारों की शुरुआत करें, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। बड़ी संख्या में पलायन उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों को होने वाला पलायन रुका है। श्रमिकों के लिए भी सरकार व्यापक प्रयासरत है जिससे उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके, सुधारा जा सके। तो आप यहां पर भी अच्छा कर सकते हैं। शैक्षणिक समस्याएं, शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं आज आप देख रहे हैं, ये आपका देखिए अलग अलग अब यहां आप देख रहे हैं आज भी क्या है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की कमी है और राष्ट्रीय साक्षरता के संबंध में भी विशेष तौर पर इस साक्षरता में जो महिला साक्षरता है उसकी और भी दयनीय स्थिति है और इस साक्षरता में आप देखते हैं जो उच्च शिक्षा की स्थिति है वो और भी दयनीय स्थिति है। अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में जो निवेश है, यद्यपि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए सरकार ने प्रयास तो किया है लेकिन फिर भी शिक्षा क्षेत्र में निवेश की एक बड़ी समस्या देखी जा रही है। साक्षरता दर में कमी है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं का एक बड़ा अभाव देखा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी आधारभूत संरचनाएं हमारी नहीं, कोई भी उत्तर प्रदेश का कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है, अगर आप आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेचू को अगर आप छोड़ दे जो सेंट्रल प्रावधान है, तो भी राज्य सरकार के कोई भी ऐसे संस्थान नहीं है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष मानक प्राप्त हुआ हो। विशेष तौर पर तकनीकी क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक जो आपकी है वो, और उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, आपकी तकनीकी शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा, इसकी दिशा में भी मेडिकल की शिक्षाएं आज भी इनकी गुणवत्ता की कमी है। तो गुणवत्ता को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि गुणवत्ता के माध्यम से क्या करेंगे, हम एक राष्ट्रीय औसत और राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। इसमें हम देखें आज भी उत्तर प्रदेश कि अपने राज्य शैक्षणिक संस्थाएं आज भी अपने उच्च गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और ये भी बहुत पीछे हैं, राष्ट्रीय मानकों से बहुत ही पीछे हैं। इस आधार पर हमें इनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में चाहे आप आधारभूत संरचना को ले लीजिए, ठीक है, आप उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों
का अभाव देखेंगे, उच्च स्तर पर जो आपके मानक होने चाहिए उनकी समस्याएं देखेंगे, ठीक है। शिक्षक छात्र अनुपात में समस्याएं देखेंगे, ठीक है। शिक्षा के रोजगार परक न होने से भी लोगों का इस ओर झुकाव रुझान नहीं हो पाता, ये भी एक बड़ी समस्या है। तकनीकी क्षेत्र संबंधी समस्या है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे आज भी उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर राष्ट्रीय साक्षरता मानकों से अभी भी बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश, अच्छा महिला साक्षरता की दर आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के लिए सरकार प्रयासरत है। और प्राइमरी एजुकेशन पर सरकार ने ढेर सारे मॉडल स्कूल विकसित किए हैं, कंपोजिट स्कूल विकसित किए हैं, पीएम श्री स्कूलों को लाया गया है, लेकिन अभी भी उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए जो किसी एक उच्च स्तरीय मानक को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इस चीज को बताना होगा। यद्यप सरकार प्रयासरत है, ये चूंकि आपका एक आंसर होता है तो आप इसको एक साथ जोड़ें। तो कुल मिलाकर के आप देखिए एक बेहतरीन आंसर आपको क्या करना है, प्रयास करना है। और इसके लिए एक दिन में नहीं हो पाएगा, 10 दिन में नहीं हो पाएगा। जब परिणाम आ गया फिर 10 दिन में आप क्या करेंगे, लाइए बस अब शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, तो आप इंतजार न कीजिए और आइए आप इस इंटरव्यू के स्पेशल प्रोग्राम के साथ जुड़े और आप भी 2025 में ही राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव और सहायक कुलसचिव बने। ढेर सारी चीजें हैं, अभी तो ढेर सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आपके साथ और भी इन प्रश्नों पर लगातार आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, चर्चा में कमी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के आप ये मान करके चलिए कि अभी तो हमें बताना आपको नैक प्रमाणन पर भी चर्चा करना है। अगली क्लास में हम 5 राष्ट्रीय समस्या इनको भी हमें देखना है। तो ये सारी समस्याएं और नैक प्रमाणन, लेकिन ये सब कहाँ आपको मिल रहा है, DPIS यूट्यूब चैनल पर तो आपको कुछ मिल ही जा रहा है, इसलिए DPIS यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए और देवप्रयागम IAS ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, क्लास के साथ आप ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से कक्षाएं आपको इस रूप में मिलती रहेंगी, प्राप्त होते रहेंगी। तो अब मत विलंब कीजिए, आइए और आज और अभी आप अपने बेहतर साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार की क्लास का चयन कीजिए और आप भी धीरे धीरे अपने इस क्लास को स्ट्रांग कीजिए। अपने साक्षात्कार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में मौजूद कमियों को, वो ढेर सारी कमियां, आपको बोलने की समस्या हो सकती है, आपको उत्तर देने में हिचकिचाहट आती है, ढेर सारी ऐसी समस्याएं आपके साथ बनी रहती हैं, ठीक है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपका DPIS के साथ है, देवप्रयागम IAS के साथ है। तो मित्रों आइए और अपने इंटरव्यू की क्लास को आप अपना एक स्पेशल रणनीति के तहत आप शुरुआत कर दीजिए, शुरू कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। परिणाम शीघ्र आएगा और परिणाम आपके लिए सकारात्मक हो, इसकी भी हम मंगल कामनाएं करते हैं। और मेरिट भी आपका 250 के आसपास रहेगी मेरिट, ठीक है। तो अब कुछ आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है और फाइनल मेरिट भी अंतिम जो पिछली बार गई थी 334-35 गई थी, इस बार बहुत जाएगी तो 310 जाएगी, फाइनल जा सकती है। तो कुल मिलाकर के 300, 305, 310 के आसपास अंतिम परिणाम जो आपका इंटरव्यू के साथ जोड़ करके, तो ये स्थिति होगी, हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, मे बी। तो कुल मिलाकर के आप आइए और जुड़िए इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ और आप भी अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कीजिए इस इंटरव्यू प्रोग्राम के माध्यम से। बाकी हमारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर भी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से मिलती रहेंगी, लेकिन संपूर्ण क्लास आपको केवल और केवल देवप्रयागम IAS ऐप पर मिलेगी, जहां आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। वो सारी चीजें जो आप नहीं अब तक जानते हैं वो सब जानेंगे, जो आपके लिए क्या होगी, वरदान होगी। इस वरदान को प्राप्त करें देवप्रयागम IAS के साथ।